बहुत दिन हुए। एक सुल्तान नाम का बादशाह था। उसकी बेटी सुंदर, सुशील, बुद्धिमान और विद्वान थी। उसका नाम कमर खान था। तीर बर्छी और तलवार चलाने में कोई शहजादी का मुकाबला नहीं कर सकता था। बादशाह अपनी बेटी को बेटे से भी ज्यादा प्यार करता था। कमर खान से शादी के इच्छुक नौजवानों की कोई गिनती नहीं थी। बहुत से देशों के बादशाहों और जमींदारों के बेटे उससे शादी करने आए, पर सबको उसने बस एक ही जवाब दिया, मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। बादशाह के महल में एक बूढ़ा दस्तकार काम करता था। वह सब हुनरों में माहिर था। उसकी बनाई चीजें बादशाह को बहुत पसंद आती थी और उसने बूढ़े दस्तकार को सब दस्तकारों का सरदार बना दिया। उस दस्तकार का एक 20 साल का बेटा था जो सुगठित और सुंदर होने के साथ साथ बहादुर और बुद्धिमान भी था। उसका नाम जियाद बातिर था। दूसरे बहादुरों में उसका नाम बड़ा मशहूर था। दस्तकार ने अपने बेटे को अपना हुनर सिखाना चाहा और बोला, मेरे बेटे, हुनर सीख ले, बड़ा होने पर तेरा काम आएगा। थोड़े समय में ही बेटे ने अपने पिता से सभी हुनर सीख लिए। पिता अपने पुत्र को देखकर खुश होता, पर उसे यह पता ना था कि जियाद बातिर सुंदर शहजादी के प्यार में तड़पता है, रात भर सोता नहीं, आहें भरता है। एक बार कमर खान ने दस्तकार को एक धनुष बनाने का हुक्म दिया। बूढ़े ने काम शुरू कर दिया और कुछ दिनों में ही धनुष बना डाला। पर जियाद बातिर भी धनुष बनाने लगा। काम समाप्त करने के बाद उसने यह धनुष अपने पिता को दिखाया। उस धनुष पर बेल बूटेदार लिखावट में 2 पंक्ति की एक प्रेम कविता लिखी थी। दस्तकार ने धनुष देखा और हैरत में पड़ गया। जियाद बातिर का धनुष लाजवाब था। इस धनुष को हाथ में लेने के बाद कोई उसकी सराहना किए बगैर नहीं रह सकता था। बूढ़ा दस्तकार बहुत खुश हुआ और अपने बेटे का माथा चूम कर बोला, शाबाश मेरे बेटे, तू इतनी अच्छी तरह मेरे सारे हुनर सीख गया। अब तू जिंदगी में कभी गरीब नहीं रहेगा। दस्तकार ने शहजादी को जियाद बातिर का बनाया हुआ धनुष भेजा। शहजादी को धनुष बड़ा पसंद आया। वह ऐसा ही धनुष पाना चाहती थी। शहजादी ने दस्तकार को कीमती तोहफे भेजे। कुछ समय बाद दस्तकार की मृत्यु हो गई। बादशाह ने जियाद बातिर को बुलवाया और उसे सब दस्तकारों का सरदार बना दिया। एक बार बादशाह अपनी बेटी के पास आया और उसने वहां दीवार पर बेहद खूबसूरत धनुष टंगा हुआ देखा। बादशाह ने धनुष को दीवार से उतार कर देखा। उसकी बनावट देखकर बहुत खुश हुआ और हैरत में पड़ गया। अचानक बादशाह ने धनुष पर लिखी हुई कविता देखी और पढ़ी। उसने जियाद बातिर को बुलाकर पूछा, यह कविता धनुष पर किसने लिखी है? मैंने, जियाद बातिर ने जवाब दिया। नमक हराम, तेरे लिए यहाँ क्या कम है कि मैंने तुझे सब दस्तकारों का सरदार बना दिया और तू मेरी बेटी के लिए प्रेम कविता लिखता है। बादशाह आग बबूला हो गया और उसने जल्लाद को बुलाकर जियाद बातिर को मौत की सजा देने का हुक्म दिया। पर एक वजीर ने बादशाह के पैरों में गिरकर नौजवान दस्तकार को माफ कर देने और उसकी जान बख्शने की प्रार्थना की। बादशाह ने वजीर की बात मान ली, पर फिर भी उसने जियाद बातिर को शहर से निकाल देने का हुक्म दिया। जियाद बातिर लंबे सफर पर निकल पड़ा। वह बहुत दिनों तक स्टेपी और पहाड़ियों में चलता रहा और बहुत से रास्तों पर भटकता हुआ अंत में पहाड़ों के पास पहुंचा।
उसे जगह बहुत अच्छी लगी। चारों ओर हरी भरी घास थी, साफ हवा थी, जिसको देखकर उसका दिल खुश हो उठा और उसने वहीं आराम करने की ठानी। जियाद बातिर को पास ही एक बूढ़ा चरवाहा घोड़े चराता नजर आया। उसने चरवाहे के पास पहुंचकर सलाम किया। बूढ़े ने देखा कि नौजवान बुरी तरह थक गया है। उसने मशक में से निकालकर एक प्याला कीमिज उसे दिया। कहां से आ रहे हो बेटा? चरवाहे ने पूछा। जियाद बातिर ने सारा किस्सा चरवाहे को बता दिया। बूढ़े को उस पर दया आई और उसने सहानुभूति पूर्वक पूछा, और अब कहां जा रहे हो बेटा? मैं कहां जाऊंगा अब्बा, बेघर कहां जा सकता है? जाऊंगा जहां मेरे पैर मुझे ले जाएं। बूढ़ा बोला, मैं यहाँ के लोगों के घोड़े चराता हूँ। मैं खानदानी चरवाहा हूँ। अगर तुम्हें यहाँ जिंदगी पसंद हो तो तुम मेरे बेटे की तरह रहो। जियाद बातिर को चरवाहे की बात अच्छी लगी। अब्बा, अगर आप मुझे पनाह दे रहे हैं और इसके अलावा मुझे अपना बेटा समझ कर रखना चाहते हैं तो मैं तहे दिल से आपके साथ रहने को तैयार हूं। इस तरह जियाद बातिर चरवाहे के पास रहकर घोड़े चराने लगा। वहां अच्छी तरह गुलेल चलाना भी सीख गया। जब कभी जंगली जानवर घोड़ों के झुंड पर हमला करते, जियाद बातिर गुलेल से पत्थर का अचूक निशाना लगाकर उन्हें खदेड़ देता। बूढ़ा चरवाहा बहुत खुश था। पहले जंगली जानवर उसे काफी नुकसान पहुंचाते थे, पर जियाद बातिर के आने के बाद से घोड़े चैन से चरने लगे। जियाद बातिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जियाद बातिर को अपने धर्म पिता के साथ घोड़े चराता छोड़कर अब आप बादशाह की बेटी शहजादी कमर खान का हाल सुनिए। कमर खान ने किसी को नहीं बताया कि वह जियाद बातिर को प्यार करती है, पर उसने अपने दिल में बहुत पहले ही फैसला कर लिया था, अगर मेरे पिता मेरा विवाह करना चाहेंगे तो मैं केवल जियाद बातिर से ही विवाह करूंगी। बादशाह ने जब जियाद बातिर को शहर से बाहर निकाल दिया, तब कमर खान की जिंदगी में अंधेरा छा गया। वह दिन रात जियाद बातिर के बारे में सोचती रहती और रोती रहती। काफी समय तक शहजादी ने अपने दिल का दुख किसी को नहीं बताया। उसकी 40 दासियां थी। उनमें से सबसे बड़ी का नाम हुमायूं था। कमर खान तड़पती रही और अंत में उसने अपने दिल के दुख के बारे में हुमायूं को बता ही दिया। अपना गम भुलाने के लिए कमर खान अक्सर शिकार पर जाने लगी। बसंत के एक दिन कमर खान अपने पिता से इजाजत लेकर दासियों के साथ मर्दानी कपड़े पहने शिकार पर गई। उन्होंने जंगल में पहुंचकर कई चकोर और दूसरी चिड़िया मारी। इसके अलावा उन्हें और कोई शिकार नजर नहीं आया। कमर खान घोड़ा दौड़ाकर आगे बढ़ी और उसने दूर आसमान को छूता एक ऊंचा पहाड़ देखा। कमर खान पहाड़ की ओर बढ़ी। अचानक तंग घाटी में से एक भेड़िया उसकी ओर लपका। कमर खान ने तीर चलाकर भेड़िए को मार दिया और उसकी खाल उतारकर अपनी दासियों में से एक को दे दी। कमर खान अपनी दासियों के साथ आगे बढ़ी तो उसे जंगल में एक हिरन चरता हुआ नजर आया। हिरन के कानों में सोने की बालियां थी, सींगों पर सोने की मुहरें लटक रही थी और गर्दन पर बेशकीमती हार थे। कमर खान को हिरन बहुत अच्छा लगा और उसने उसे पकड़ना चाहा। इस हिरन को पकड़कर मेरे पास ला दो, उसने दासियों को आज्ञा दी, पर उस पर तीर मत चलाना, कमंद से पकड़ना,
देखना कोई हिरन को छोड़े नहीं, और अगर किसी ने उसे छोड़ किया तो मैं उसे शिकार से निकाल दूंगी और सारी दुनिया के सामने उसकी बेइज्जती करूंगी। दासियों ने कमंद संभालकर हिरन को घेरना शुरू किया। हुमायूं ने कमंद फेंकी पर निशाना चूक गया। हिरन शहजादी के सामने से भागा। कमर खान ने एक के बाद एक 3 बार कमंद फेंकी पर हिरन को ना पकड़ पाई। उसे अपनी दासियों के सामने बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और दुख भी हुआ। इसलिए उसने हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ाया। हिरन तीर की तरह भागा जा रहा था। शहजादी का घोड़ा भी हवा से बातें कर रहा था, पर वहां हिरन के पीछे ही दौड़ता रहा। अंत में हिरन और घोड़ा दोनों ही थक गए। हिरन हाँफता हुआ एक गुफा में घुस गया। शहजादी खुश हुई। उसने सोचा, अब इसे जरूर पकड़ लूंगी। वहां भी गुफा में घुसी, पर गुफा का एक और रास्ता भी था और हिरन उसमें से निकलकर भाग गया। कमर खान ने फिर घोड़ा हिरन के पीछे दौड़ाया। वहां घोड़ा दौड़ाती रही और उस पहाड़ के पास आ पहुंची जहां जियाद बातिर घोड़े चरा रहा था। जियाद बातिर ने जब देखा कि कोई घुड़सवार हिरन का पीछा कर रहा है तो उसने निशाना लगाकर गुलेल से पत्थर मारा। पत्थर निशाने पर लगा और हिरन का एक सींग टूट गया। हिरन जमीन पर गिर पड़ा। कमर खान आग बबूला हो गई और तलवार निकाल कर बोली, ऐ गुस्ताख चरवाहे, अगर मैं हिरन को मारना चाहती तो मैंने उसे बहुत पहले ही मार दिया होता। मैं उसे जिंदा पकड़ना चाहती थी। दूसरे के शिकार पर निशाना लगाने की तेरी मजाल कैसे हुई? अचानक चट्टान के पीछे से एक बहुत बड़ा शेर निकलकर उस पर झपटा। शहजादी का घोड़ा डरकर पीछे भागा। कमर खान घोड़े से गिर पड़ी और अपनी ही तलवार से उसका हाथ घायल हो गया। जियाद बातिर ने शेर को देखते ही गुलेल में पत्थर लगाकर निशाना साधा। जैसे ही शेर ने शहजादी पर छलांग लगानी चाहिए, वैसे ही पत्थर उसके सिर पर लगा। शेर वहीं ढेर हो गया। जियाद बातिर दौड़कर शहजादी के पास पहुंचा। उसने देखा कि एक नौजवान बेहोश पड़ा है और उसके चेहरे पर नकाब है। जियाद बातिर ने तुरंत अपनी कमीज उतारी और एक आस्तीन फाड़कर कमर खान की मरहम पट्टी की। बेचारे नौजवान की जान बचानी चाहिए। उसने सोचा, अगर यहाँ बेकार ही मर गया तो बहुत बुरा लगेगा। जियाद बातिर ने पानी लाकर घायल के चेहरे पर उसकी छींटे दिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। नकाब हटाना चाहिए, जियाद बातिर ने सोचा, जिससे यहाँ थोड़ा बहुत पानी पी सके। उसने नौजवान का नकाब हटाया तो काले काले घुंघरालू बाल बिखर गए और जियाद बातिर ने देखा कि सामने उसकी प्यारी कमर खान बेहोश पड़ी है। इस अप्रत्याशित बात और दुख के मारे जियाद बातिर बेहोश होते होते बचा। मेरी प्यारी, आंखें खोलो, मुझे मत तड़पाओ। तुम मुझे मार डालना चाहती थी, मार डालो, पर ऐसे बेजान मत पड़ी रहो। आंखें खोलो। जियाद बातिर मन ही मन यह कहता हुआ माफी मांगता रहा। थोड़ी देर बाद लड़की को होश आने लगा। उसने आंखें खोल कर देखा। चरवाहे की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ध्यान से देखा तो अपने प्यारे जियाद बातिर को पहचान गई और फिर बेहोश हो गई। एक एक करके दासियां वहां पहुंचने लगी। उन्होंने देखा एक शेर मरा पड़ा है, शहजादी बेहोश पड़ी है और कोई चरवाहा उसके ऊपर झुका हुआ उसके चेहरे पर पानी के छींटे दे रहा है। लड़कियां जल्दी से घोड़ों से उतरी। हुमायूं शहजादी का सिर अपनी गोदी में रखकर रोने लगी। उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी,
और घाव पर दवाई लगाने लगी। कमर खान को होश आया। लड़कियां फौरन शाही महल लौट जाना चाहती थी, पर कमर खान तैयार नहीं हुई। जब तक मेरा घाव ठीक नहीं हो जाता, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। वहां एक चश्मा था और चश्मे के पास दो छायादार पेड़ थे। दासियों ने शहजादी को पेड़ों के नीचे लिटा दिया। शहजादी सोचने लगी, जियाद बातिर ने मुझे पहचाना या नहीं। उसने कटाक्ष भरी आवाज में पूछा, आप कब से यहाँ चरवाहे का काम कर रहे हैं? जियाद बातिर सोचने लगा, मुझे मार डालना चाहती है, चाहे मार दे, कुछ भी हो, मैं सच ही कहूंगा। और बोला, उस समय से जब से आपके पिता ने मुझे देश निकाला दिया था। शहजादी जियाद बातिर से माफी मांगने लगी। गलती मेरी थी, मैं अपने पिता को रोक नहीं सकी। जियाद बातिर बहुत खुश हुआ और अपने धर्म पिता को बुलाने गया। हमें अपने प्यारे मेहमानों की अच्छी खातिरदारी करनी चाहिए, बूढ़े चरवाहे ने कहा। वह गांव से एक बड़ा देग लेकर आया। 5 भेड़े काटकर उसने पुलाव पकाया, सारी लड़कियों को खिलाया और उनको किमीज भी पिलाया। इस तरह 15 दिन बीत गए। शहजादी का घाव ठीक होने लगा। अब शहजादी के पिता का हाल सुनिए। कमर खान को शिकार पर गए 1 महीना बीत चुका था, पर उसकी कोई खबर नहीं थी। बादशाह ने एक बहादुर को बुलाया और बोला, शहजादी की 1 महीने से कोई खबर नहीं मिली है। तुम जाकर पता लगाओ, वह कहाँ है, उसे ढूंढ कर महल में लाओ। यह बहादुर काफी पहले से शहजादी से शादी करना चाहता था, इसीलिए वह ईमानदारी से बादशाह की सेवा कर रहा था। ऐसा हुक्म मिलने पर वह बड़ा खुश हुआ और फौरन यात्रा के लिए तैयार हो गया। उसने अपने साथ कुछ सैनिक लिए, शराब ली और सफर पर चल पड़ा। 5 दिनों की यात्रा के बाद उसने शहजादी को ढूंढ लिया और देखा वहां पेड़ के नीचे बैठी जियाद बातिर के साथ बातें कर रही हैं। यह देखकर बहादुर को बड़ा दुख हुआ, पर अपशब्द कहकर शहजादी को नाराज करने की उसे हिम्मत नहीं हुई। वह घोड़े से उतरा और अभिवादन करके बोला, आपके पिता बहुत परेशान हो रहे हैं, उन्होंने मुझे आपको ढूंढने के लिए भेजा है। उसे खाना परोसा गया। बहादुर ने शराब की सुराही निकाली, लड़कियों ने शराब ढाली। शराब के 2 प्याले पीते ही बहादुर को नशा चढ़ गया। उसकी आंखें लाल हो गई, नसों में खून उबलने लगा। वह जियाद बातिर को चिढ़ाने लगा, उसकी हर बात में मीन मेख निकालने लगा। तुम मेरी बात क्यों काट रहे हो? झगड़ालू बहादुर कहने लगा और उसने उठकर जियाद बातिर के एक घूंसा मारा। जियाद बातिर को बड़ा बुरा लगा। उसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। बहादुर के मुंह से झाग निकलने लगे और वह वहीं ढेर हो गया। सैनिक जियाद बातिर पर टूट पड़े और जमकर लड़ाई शुरू हो गई। जियाद बातिर ने सबको मार भगाया और शहजादी से कहा, अब मेरे लिए यहां रहना खतरे से खाली ना होगा, चलो किसी दूसरे देश भाग चले। शहजादी ने दासियों को बादशाह के पास लौट जाने का हुक्म दिया और कहा, अगर पिताजी मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि कमर खान दूसरे देश चली गई। सारी लड़कियां रोती हुई शहर वापस आई। उधर जियाद बातिर और शहजादी चरवाहे धर्म पिता से विदा लेकर घोड़ों पर सवार होकर सफर पर चल पड़े। वे रास्ते में पड़ाव डालकर शिकार करते और फिर आगे बढ़ते। इस तरह कुछ दिनों बाद बिहिरात नाम के शहर पहुंचे।
वहां बादशाह हुसैन मिर्जा राज करता था। वे एक सराय में ठहरे। जियाद बातिर एक लोहार खाने में काम करने लगा। कुछ दिनों बाद उन दोनों ने शादी कर ली। एक बार एक अमीर आदमी जियाद बातिर के पास आया और बोला, आप लोगों को सराय में रहने की क्या जरूरत है? मैंने आपके लिए अपने मोहल्ले में एक मकान ढूंढ लिया है। जियाद बातिर को मकान पसंद आ गया। अपनी तनख्वाह में से बचे पैसे जियाद बातिर ने उस आदमी को दिए और अपनी पत्नी के साथ नए घर में रहने लगा। उस अमीर का एक नौकर डाकू था। अमीर ने उसको बुलाया और बोला, आज शाम को कहीं मत जाना, मुझे तुमसे काम है। और आधी रात को वहां डाकू को लेकर जियाद बातिर के घर आया। अमीर ने जियाद बातिर के सो जाने के बाद उसकी हत्या करके कमर खान को उड़ा ले जाने की योजना बनाई। पर कमर खान ने कदमों की आहट सुनकर जियाद बातिर को जगा दिया। जियाद बातिर ने अपने घर के सामने दो आदमियों को खड़े देखा। वहां अपने तकिए के नीचे से खंजर निकालकर डाकू से भिड़ गया और कमर खान ने लपककर अमीर के मुंह पर ऐसा घूसा मारा कि उसका गाल ही सूज गया। जियाद बातिर ने नौकर को मार डाला। उधर शहजादी अमीर को जमीन पर गिराकर उसका गला घोटने लगी। अमीर प्राणों की भीख मांगने लगा, मुझे छोड़ दो, रहम करो। शहजादी ने सोचा इसे मार डालना चाहिए, पर जियाद बातिर बोला, ठीक है, छोड़ दो इस नीच को, भाग यहां से और फिर कभी ऐसी हरकत मत करना। अमीर सिर पर पांव रखकर भागा। घर पहुंचते ही उसके दिमाग में ख्याल आया, मैं क्यों ना बादशाह के पास जाकर शिकायत करूं। अपने सूजे हुए गाल पर पट्टी बांधकर वहां महल में पहुंचा। बादशाह हुसैन मिर्जा दरबारियों से घिरा हुआ अपने तख्त पर बैठा था। अमीर ने आकर शिकायत की, शहंशाह, कुछ दिन हुए नीच खानदान का एक आदमी एक लड़की लेकर अपने शहर में आया है। मैंने उसे ईमानदार आदमी समझकर उसके लिए एक मकान का बंदोबस्त कर दिया, पर उसने मुझे बुरी तरह पीटा और घायल कर दिया। हुजूर, आप उस नीच और आवारा आदमी को सजा दीजिए, उसे शहर से निकाल दीजिए। हुसैन मिर्जा गुस्सा होकर बोला, ऐसे आदमी को शहर से निकाल देना कम होगा, उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। और उसने अपने सैनिकों को जियाद बातिर को पकड़ कर लाने भेजा। सैनिकों ने जाकर जियाद बातिर व कमर खान को पकड़ लिया और उनके हाथ पैर बांधकर महल में घसीट लाए। कमर खान को देखते ही हुसैन मिर्जा दुनिया में सब कुछ भूल गया और जियाद बातिर से बोला, तुम इतनी खूबसूरत लड़की को कहां से ले आए? तुम जरूर इसे कहीं से उड़ाकर लाए हो। आप उसी से पूछिए। जियाद बातिर ने जवाब दिया, इस खूबसूरत लड़की को यहीं छोड़ दो और तुम यहां से चले जाओ। उसने जियाद बातिर से कहा, पर जियाद बातिर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बादशाह आग बबूला हो गया। उसने जल्लादों को बुलाया और जियाद बातिर को मौत की सजा देने का हुक्म दिया। जल्लाद जियाद बातिर को मौत की सजा देने ले गए। रास्ते में उसने कंधों को झटका देकर रस्सी तोड़ दी और सारे सैनिकों को मारकर अपने मालिक लोहार के पास भाग गया। जियाद बातिर ने उसे सारा किस्सा सुनाया। लोहार ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक गुफा है, तुम उसमें छिप जाओ और मैं शहर जाकर पता लगाता हूँ लोग क्या बातें कर रहे हैं। कल मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। आप शहजादी का हाल सुनिए। पहले बादशाह उसके साथ ढंग से बातें करता रहा
उसे सब्ज बाग दिखलाता रहा। मैं तुम्हें सोने में पीली कर दूंगा, तुम्हारे पास सारी शहजादियों से ज्यादा धन दौलत होगी, तुम मेरी चौथी बीवी बनकर मेरे महल में रहो। पर कमर खान टस से मस न हुई। बादशाह और ज्यादा गुस्सा हुआ। उसके बाग में जमीन के नीचे एक चोर जेल थी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। बादशाह ने कमर खान को उस जेल में कैद कर दिया। जब बादशाह ने सुना कि जियाद बातिर भाग गया है, तो उसने शहर के सारे दरवाजे बंद कर देने और उसको ढूंढ कर पकड़ लाने का हुक्म दिया। जियाद बातिर को कोने कोने में खोजा गया, पर वहां कहीं नहीं मिला। शाम होते ही लोहार गुफा में आया जहां जियाद बातिर छिपा था, और वे सलाह करने लगे कि आगे क्या किया जाए। लोहार थोड़ी देर सोचकर बोला, बादशाह का अली शेर नवाई नाम का एक वजीर है, तुम्हें उसके पास जाकर अपनी मुसीबतों के बारे में बताना चाहिए। वह न्याय प्रिय आदमी है, मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगा। अच्छा, जियाद बातिर बोला, ऐसा ही करूंगा। आधी रात में वहां गुफा से निकलकर अली शेर नवाई के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया और बोला, मैं नवाई का यश सुनकर बहुत दूर से उनसे सलाह मांगने आया हूं, मुझे उनसे मिलने दीजिए। हमेशा की तरह अली शेर अभी तक सोए नहीं था। वहां काफी रात गए तक और कभी कभी तो सुबह तक कविताएं लिखते रहते थे। उनके नौकर ने उनके पास आकर कहा, कोई नौजवान काफी दूर से आपसे सलाह मांगने आया है, उसे अंदर आने दो। अली शेर नवाई बोले। जियाद बातिर ने अंदर आकर सलाम किया और बैठकर अपनी सारी मुसीबतें अली शेर नवाई को सुनाई। नवाई ने उसे तसल्ली दिलाई, घबराओ मत, बादशाह कमर खान को नहीं मारेगा। कल मैं उसके बारे में पता लगाकर तुम्हें बताऊंगा। दूसरे दिन अली शेर नवाई शाही महल में गए और उसके बाग में घुसे। उन्हें तो पता ही था कि वहां जमीन के नीचे एक जेल है। बाग में घूमते घूमते उन्हें माली मिल गया। माली ने अली शेर नवाई को झुककर सलाम किया और उन्हें एक गुलदस्ता भेंट किया। माली बाग और जेल दोनों की देखभाल करता था, पर इस बारे में किसी को मालूम नहीं था। अली शेर नवाई ने माली से पूछा, तहखाने में जो खूबसूरत लड़की कैद है, उसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? मालूम है हुजूर, माली बोला। खुद बादशाह ने उसे तहखाने में डालने का हुक्म दिया है। अली शेर नवाई ने घर पहुंचकर जियाद बातिर को बताया कि कमर खान सही सलामत है। इसके बाद अली शेर नवाई ने अपने आदमियों को बादशाह के बाग तक एक सुरंग खोदने का हुक्म दिया। 3 दिन में सुरंग खोदकर कमर खान को जेल में से निकाल लिया गया। उसे अली शेर नवाई के घर ले आया गया, जहां उसके रहने का इंतजाम पहले से ही कर दिया गया था। नवाई जियाद बातिर से बोले, मेरे घर में कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, तुम लोग आराम से रहो। जियाद बातिर और कमर खान नवाई के घर में 3 साल रहे। कमर खान ने एक बेटे को जन्म दिया। वहां अब पैरों भी चलने लगा था। एक बार अली शेर नवाई बाग में टहल रहे थे, तो उन्होंने वहां एक लड़के को पानी में बैठे छप छप करते देखा। उन्होंने उसे गोदी में उठाकर कुछ फूल दिए। दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्होंने जियाद बातिर को ये शब्द कहते सुना, मेरी प्यारी कमर खान, मत रो, मैं जानता हूं तुम्हें अपनी मां की याद सता रही है। मत रो, चुप हो जाओ, अपने देश को याद करके मेरा दिल भी तड़पता है। अली शेर नवाई यह सब सुनकर अंदर आए। कमर खान आंसू पोंछकर
बड़ी हो गई और उसने झुककर अली शेर नवाई को सलाम किया। नवाई बोले, तुम दुखी मत हो, बस 1 महीना और सब्र करो, फिर मैं खुद तुम दोनों को लेकर तुम्हारे देश जाऊंगा और तुम्हारे पिता को सब कुछ समझा दूंगा। 1 महीना गुजर गया। अली शेर नवाई ने बादशाह से दूसरे देश के दौरे पर जाने की इजाजत मांगी और 4 वफादार नौजवानों को बुलाकर सफर की तैयारी शुरू कर दी। उन चारों नौजवानों ने सफर के 1 हफ्ता पहले कमर खान और जियाद बातिर को चुपचाप शहर से निकालकर पहाड़ों में छिपा दिया। अली शेर नवाई अपने सफर का सामान जमा करके चल दिए और रास्ते में उन्होंने पहाड़ों में जाकर कमर खान और जियाद बातिर को अपने साथ ले लिया। वे काफी दिन चलते रहे और लंबे सफर के बाद कमर खान के देश पहुंचे। बादशाह को जब अली शेर नवाई के आने की खबर मिली तो उसने अपने सैनिकों को उनकी अगवानी करने भेजा। अली शेर नवाई के आने के कुछ दिन बाद बादशाह ने उन्हें अपने महल में बुलाया। आपका स्वागत है, बादशाह बोला। कहिए कैसे आना हुआ? अली शेर नवाई ने जवाब दिया, मैं आपके पास 2 कसूरवार लोगों के लिए माफी मांगने आया हूं। अगर आप उन्हें माफ कर देंगे तो मैं कुछ दिन आपके यहाँ ठहरूंगा और माफ नहीं करेंगे तो फौरन चला जाऊंगा। बादशाह बोला, ऐ महान नवाई, अगर उन कसूरवारों ने मेरे पिता की हत्या भी की होती तो भी मैं उन्हें माफ कर देता, इसलिए कि आप उनके लिए माफी मांग रहे हैं। मुझे बताइए वे कौन हैं? तब अली शेर नवाई ने कमर खान और जियाद बातिर को लाने का हुक्म दिया। कमर खान आई और पिता के सीने से लिपट गई। बादशाह खुशी के मारे बेहोश हो गया। वहां बहुत दिनों से सोच रहा था कि उसकी बेटी मर चुकी है। बादशाह को होश में लाया गया तो वहां रोते रोते पूछने लगा, मेरी बेटी तुम कहाँ चली गई थी? उसी समय जियाद बातिर भी आ पहुंचा। बादशाह उसे मौत की सजा देना चाहता था, पर अली शेर नवाई ने उसका वायदा याद दिलाया। बादशाह को एक मामूली चरवाहे जियाद बातिर को अपना दामाद मानने को तैयार होना पड़ा। अली शेर नवाई कई दिनों तक बादशाह के मेहमान रहे और फिर अपने घर हिरात लौट गए। जियाद बातिर और कमर खान जिंदगी भर उनका एहसान नहीं भूले। जियाद बातिर ने सबसे पहला काम उस बूढ़े चरवाहे को बुलवाने का किया, जिसके साथ वह पहाड़ों में घोड़े बराता रहा था, और उसे अपने छायादार बाग में शरण दी। जियाद बातिर जीवन भर सीधे साधे लोगों को प्यार करता रहा, भूखे नंगों और गरीबों की मदद करता रहा। यहाँ पर खान शब्द उपजेक स्त्रियों व पुरुषों के नामों के साथ लगाया जाने वाला आदर सूचक संबोधन है। किमिज घोड़ी के दूध से बना एक प्रकार का पेय है।